पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी बेसिक हम लोग पढ़ते हैं उन्हीं बेसिक को अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। अब आप देखिए, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सेलेक्ट किया है, आज के क्वेश्चंस को हमने जो पुराने सिविल सर्विसेज के पेपर्स में क्वेश्चंस हमको ढूंढे मिले, उन्हीं को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। एक दो क्वेश्चन आपके पीछे की जो पीछे में बुक से भी ले लिए हैं। आप लोग तो कभी कहेंगे नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही ज़रूरी समझा, कंसीडर किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप इस बोर्ड पर देखिए। फर्मी एनर्जी गिव्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन ए फर्मी डिराक सिस्टम up to which all the energy states are। फर्मी डिराक सिस्टम में जो फर्मी एनर्जी है वो क्या देती है? एनर्जी की वैल्यू देती है। जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ऑल द एनर्जी स्टेट्स कैसे होते हैं, ये हमको ऑप्शन में ढूंढना है। तो एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। फर्मी एनर्जी गिव्स the value of energy in a Fermi-Dirac system up to which all the energy states are occupied, vacant, partly filled, none of these। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें फर्मियाइंस को हम लोग कंसीडर करते हैं, हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं, और उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लगता है। तो अप टू विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर वेकेंट तो होंगे नहीं, पार्टली फिल्ड भी की बात नहीं होगी, ऑक्यूपाइड, इसको जरा विचार करके देख लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑक्यूपाइड। नन ऑफ दीज का कोई यहाँ पे प्रश्न नहीं उठता जब सही ऑप्शन मौजूद है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। इसमें हमने फिर पार्टिकल इन ए बॉक्स कंसीडर किया है, लेकिन 3 डायमेंशनल बॉक्स ले लिया है। देखिए, क्वेश्चन पेपर, मेरा अनुभव कहता है कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में कुछ सिलेबस में लिखा होता है 1 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशनल वाला भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं पढ़ता हूं। द एनर्जी ऑफ ए फ्री पार्टिकल कन्फाइंड टू ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड एल। मतलब एक फ्री पार्टिकल है, एक क्यूबिकल बॉक्स में कन्फाइंड है, बॉक्स की साइड एल है, तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू या एनर्जी लिख दिया है सिंपली इस क्वेश्चन में। उसकी एनर्जी क्या होती है? इसमें ऑप्शंस हैं। पहला है E = h² अपॉन 8 ml² ब्रैकेट में nx² ny² nz²। 1 डायमेंशनल में आपने n² ले लिया था, चूंकि 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशंस होंगी x y एंड z। हम n1 n2 n3 के बजाय जो इस क्वेश्चन में नोटेशन दिया है मैंने उसी को आपके सामने रखा है। दूसरे ऑप्शन में h² अपॉन 2 ml² लिखा हुआ है। तीसरे ऑप्शन में E = h² अपॉन 4 ml² लिखा है। ब्रैकेट में वही सब कुछ nx² प्लस ny² प्लस nz² है। आपने 1 डायमेंशनल में ये जो फैक्टर है h² अपॉन 8 ml², इसको आपने ऑलरेडी पढ़ा है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे n² लिखा हुआ था, अब 3 डायमेंशनल में nx² प्लस ny² प्लस nz² रखा हुआ है। इसको आप रख लीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
कभी कभी आ जाता है, 3 डायमेंशनल भी आपके सामने हमने इसलिए प्रस्तुत किया है क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये आपके बुक से ही हमने ले लिया है। क्वांटम इन बोस-आइंस्टीन इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत आपके लिए लर्न करना जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हुआ है हमने। स्टैटिस्टिक्स बोस रिप्रेजेंट्स, आप बोस-आइंस्टीन कहते रहते हैं हम सभी लोग, तो आखिरकार उनका पूरा नाम क्या था इस क्वेश्चन के साथ बहाने आप जान सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस के नाम से जानते हैं इनको। दूसरा नाम लिखा है सुभाष चंद्र बोस। ये आप अच्छे जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने तो नेताजी के नाम से जाना जाता है। देश की आज़ादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ये साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा नाम लिखा हुआ है देवेंद्र नाथ बोस, डीएन बोस के नाम से हम कंसीडर करते हैं। और डी आंसर लिखा है सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। और ये आप मोस्टली आप लोग जानते होंगे जहाँ तक है, लेकिन मुझे लगा कि जो लोग नहीं जानते होंगे वो हमेशा के लिए याद रख लें कि सत्येंद्र नाथ बोस थे जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स डेवलप करी थी और रिसर्च पेपर सबके सामने प्रेजेंट किया था। तो SN बोस या सत्येंद्र नाथ बोस बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स वाले हैं। इस ढंग से भी आप अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The energy of a free particle, ये तो मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्मी-डिराक सिस्टम, अब जो भी पेपर सेटर रहा होगा उसने भाषा फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के बजाय फर्मी-डिराक सिस्टम शब्द लिखना जरूरी समझा। मैंने सिविल सर्विसेज के जो पेपर है उससे लिया हुआ ये क्वेश्चन। द डिजेनरेसी पैरामीटर, पैरामीटर is given by, इसको आपको रटना है और आप अपने समझने के लिए बुक में भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। A = h²/2m⁴ 3n/8π Pn/8π पावर 2/3। दूसरा लिखा हुआ है ln A = h²/2m⁴ 3n/8π। आप सिंबल्स के माने आप पहले से जानते हैं, इसलिए टाइम उसमें वेस्ट करना ठीक नहीं है। सी में लिखा हुआ है ln A, ln का मतलब जानते होंगे, नेचुरल लॉग ln A कहलाता है। ln A = h²/2m⁴, इसमें से t मिसिंग है,
3nv ऊपर कर दिया है 8 पाई आपको पावर 2/3। फोर्थ में ln a इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2nk 3nv अपॉन 8 पाई पावर 2/3। इसका जो सही आंसर है ये बी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम तक आपके मेमोरी में स्टोर रहेगा। डिजेनरेसी पैरामीटर के बारे में बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा, पक्का हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, सीधे सीधे फॉर्मूले लर्न वाला है, इसमें मैं क्या समझाऊँ। डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कर नहीं रहे हैं, तो और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है देखने में, लेकिन कई एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, कई बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है, मुझे लगा 6 क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने लिखा नहीं था। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑफ द पार्टिकल्स obeying FDS, Fermi-Dirac statistics, at t equal to 0 is given by माने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, जो कि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स से संबंधित हैं, उसका फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, सिविल सर्विसेज में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, IIT वाले एग्जाम्स में तक पूछा गया है। इसको आपको लर्न करना ही होगा। इज गिवन बाय नंबर 8 ई बार लगा देते हैं एवरेज के लिए 3/2। नोटेशन है F0 एट एब्सोल्यूट जीरो, इसलिए फर्मी एनर्जी है, इसलिए F लगाया हुआ है। नोटेशन का तरीका है E बार इक्वल टू 1/5 EF0। C है E बार है 2/5 EF0। D में है E बार इक्वल टू 3/5 EF0। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये वाला हम लोगों ने निकाला था, ये आपको लर्न करना है। हो सकता है छूट गया हो तो इसको आप रिवाइज करके फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट जीरो पे 3/5 ऑफ E एट एब्सोल्यूट जीरो EF0 होती है। इसको आपको लर्न करना है और समझने के लिए आप जो टॉपिक बुक में दिया है उसको एक सरसरी निगाह से पलट के देखने की ज़रूरत है, तो देख लीजिएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हम करवा रहे हैं, आपको बोझा ज़्यादा देर देखने का वीडियो लंबा आप देखते भी नहीं हैं, तो मैं कभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, 6 क्वेश्चन है। इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, लास्ट नहीं है 6 है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी, रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी। प्लैंक्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको कंसीडर करना जरूरी था। वी फाइंड
in the distribution of energy radiated by a black body एक ब्लैक बॉडी का से जो एनर्जी का रेडिएशन होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में we find formula reduces to Rayleigh Jeans formula reduces to आपने Rayleigh Jeans लॉ भी पढ़ा है reduces to Rayleigh Jeans formula in a black body radiation black body radiation नंबर 1 ए में है हायर वेवलेंथ रीजन मतलब जो हमारा स्पेक्ट्रम आता है उसमें छोटी वाली वेवलेंथ भी होती हैं उस स्पेक्ट्रम में बड़ी वाली भी हायर वाली भी होती हैं मिड फ्रीक्वेंसी वाली भी होती हैं तो इसमें इन्होंने कहा पहले में हायर वेवलेंथ रीजन दूसरा लिखा है स्मॉलर वेवलेंथ रीजन तीसरा में लिख दिया है बोथ ए एंड बी दोनों ही में रिड्यूस होता है ये तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं नहीं होता है और इसमें हमने लिखा हुआ है नन ऑफ दीज जब आप बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब समराइज किया गया होगा तो उसमें ये सेंटेंस लिखा होगा कि हायर वेवलेंथ रीजन में जो प्लांक्स का फॉर्मूला होता है वो रेले जीन्स फॉर्मूला में रिड्यूस हो जाता है ये आपको मेमोरी में रखना है ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है कोई भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको पहले से पता ही है कि जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें बहुत ही सिंपल टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं कुछ क्वेश्चन मेरिट मेकिंग होते हैं उनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस जो हटके होते हैं वो रखे जाते हैं एक क्वेश्चन हम लास्ट रखने जा रहे हैं अब ये आपके बुक का क्वेश्चन है मुझे अच्छा लगा इसको आप मिस ना करें इसलिए मैं दे रहा हूँ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक है चेंजेस इनटू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स दो आपने पढ़ी हैं क्लासिकल में होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स इफ कौन सी कंडीशन लगेगी आपने जीआई भी पढ़ा है एनआई भी पढ़ा है जीआई अपॉन एनआई इक्वल टू 1 होने की स्थिति में जीआई अपॉन एनआई की वैल्यू जो है वेरी वेरी लेस देन 1 होने में या जीआई अपॉन एनआई की वैल्यू वेरी ग्रेटर देन 1 होने पे या फिर जीआई अपॉन एनआई की वैल्यू 0 होने में आपने जब पढ़ा होगा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को चाहे वो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो या बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो तब वो डिस्कशन में पीछे जब और डिस्कस करते हुए चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जीआई अपॉन एनआई की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होने पे यही क्लासिकल क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में चेंज हो जाती है कहने का मतलब यदि जीआई अपॉन एनआई वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 देन
क्वांटम स्टैटिस्टिक्स चेंजेस इनटू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से रिलैक्स माइंड से अपने एग्जामिनेशन के लिए, मैंने कोशिश तो करी है आपके सामने, स्वयं समरी बनाते हुए भी हमने कुछ वीडियोस डाले ताकि आप स्वयं अपनी स्टडी कर सकें। बुक से आप या और किसी सोर्सेज से क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करते ही हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, माइंड इज ए स्मॉल बकेट एंड नॉलेज इज ए डीप वेल। कितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इधर उधर से कर लें, फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं एग्जामिनेशन पेपर में कि ऐसा लगता है कि ये कैसे छूट गया। अगर आप समरी बहुत अच्छी सी बना लेते हैं, अपने सिलेबस में जो बुक से पढ़ा है, हमारे साथ पढ़ने में आपने सीखा है, तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन शायद ही मिस हो। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपकी पढ़ाई के लिए। थैंक यू वेरी मच।